हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सक्सेस साइन में स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि कला के तत्व क्या होते हैं। इसको हमने पूरा कंप्लीट किया। क्या था कि कला के तत्व क्या होते हैं कि रेखा के बारे में हमने देखा। रेखा, आकार, पोत, नमूना और रेखा, आकार, पोत, नमूना, रंग। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा, ये देखिए कि रेखा के बारे में देखा, आकार, फिर पोत, फिर नमूना, फिर रंग को हमने देखा। हमने समझा कि रंग क्या है। अभी हमने किसको नहीं देखा है, इसी को हमने नहीं देखा है। हमने क्या क्या समझ लिया कि रेखा क्या होती है, आकार क्या होता है, पोत क्या होता है, नमूना, रंग। ये कितने हो गए? 5 हो गए। और 2 क्या है? प्रकाश एवं छाया। क्या है? प्रकाश एवं छाया। और 7वां नंबर क्या है कि जिसको बोलते हैं रिक्त स्थान। क्या बोलते हैं? रिक्त स्थान। तो हमने देखा कि रेखा क्या होती है, इसके बारे में जाना कि 2 बिंदुओं के बीच के बहाव को रेखा कहते हैं। रेखा कितने प्रकार की होती है, हमने देखा कि एक वर्टिकल लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक डायगोनल लाइन होती है, और क्या होता है? कर्व होता है। तो हमने ये सब रेखाओं के बारे में जाना कि ये रेखा का क्या उपयोग, किसको इस रेखा वाले कपड़े की किसको कपड़े पहनने चाहिए, और ये रेखा वाले जिस पर ये रेखाएं हों ये किसको कपड़े पहनने चाहिए, और ये रेखा क्या प्रदर्शित करती है, ये डायगोनल रेखाएं क्या प्रदर्शित करती हैं, हॉरिजॉन्टल रेखाएं क्या प्रदर्शित करती हैं, कर्व क्या किस लिए होता है, ये सब चीज़ें हमने जानी। फिर हमने देखा कि आकार के बारे में कि बिना रेखा के आकार संभव नहीं है। हमने आयत को देखा, वर्ग को देखा, और त्रिभुज को देखा, पंचभुज को देखा, षटभुज को देखा, और क्या हमने देखा? वृत्त को देखा। हमने पोत को देखा कि पोत क्या होता है। पोत होता है कि इसको बोलते हैं टेक्सचर, मतलब किसी भी चीज़ की सतह को, ऊपरी सतह को छू कर या देख कर जो हमें अनुभूति होती है वही पोत कहलाता है। पोत क्या होता है? ये खुरदुरा भी हो सकता है, कड़ा भी हो सकता है, मतलब जो ऊपरी सतह है, और क्या चिकना भी हो सकता है, सॉफ्ट मुलायम भी हो सकता है। इस तरीके से हमने पोत को देखा। नमूना हमने डिज़ाइन के बारे में देखा कि डिज़ाइन कितने प्रकार की होती है। ये 2 प्रकार की होती है। एक संरचनात्मक डिज़ाइन होती है जो, और एक क्या होती है? सजावटी डिज़ाइन होती है। जो संरचनात्मक डिज़ाइन होती है वह संरचना, वह आधार होती है, वह मौलिक होती है, और वह साधारण होती है संरचनात्मक डिज़ाइन। और जो सजावटी डिज़ाइन है वो क्या होती है? डेकोरेटिव डिज़ाइन होती है, जो कि संरचना के बगैर इस सजावट का कोई महत्व नहीं है। अगर हमें सजावट करना होगा, हमें कोई डिज़ाइन बनानी होगी, तो उसके लिए हमें संरचना, एक बेस का होना बहुत ज़रूरी है, जिस पर हम उस डिज़ाइन को करेंगे। कोई भी कपड़े आप पहनिए, देखिए वो क्या है, जो कपड़े जो सिल दिए जाते हैं, साधारण सिंपल कपड़े, लेकिन उस पर अगर बटन लगा हुआ है, एक पॉकेट बना हुआ है, उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए कुछ भी अगर आप उस पर डेकोरेट करते हैं तो वो क्या है? वह सजावटी है। लेकिन उस सजावट को करने के लिए किसी संरचना की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो ये क्या है? हमने इसको देखा कि नमूना क्या होता है। फिर हमने प्रकाश एवं छाया को देखा, रिक्त स्थान को देखा कि रिक्त स्थान जो होता है वह खाली जगह का भी बहुत महत्व होता है। अभी हम इसी को बहुत अच्छे से पूरा ये इस तरीके से इसको ये ऐसे करके भर दें, और वहीं पर इसको देखिए, ये बस इस तरीके से इधर उधर बना दिया जाए, कुछ स्पेस छोड़ दिया जाए, तो देखने में ये बहुत भरापन लगेगा, लेकिन ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो क्या है? अपने खाली जगह, रिक्त स्थान का भी बहुत महत्व होता है डिज़ाइन में। तो अब हमने सारी चीज़ों को समझा। फिर उसके बाद हमने क्या? कला के तत्व। फिर हमने सिद्धांत को देखा कि इसके सिद्धांत क्या होता है। अनुपात को देखा, संतुलन को देखा, एकरूपता को देखा, लय को देखा हमने कि लय क्या होती है। लय क्या होती है कि जो भी बीच के बहाव, मतलब जो आँखों को गतिशीलता दे, और वही क्या होती है? लय होती है। क्या कहलाती है? लय कहलाती है। इसको बोलते हैं रिदम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिदम। जैसे ये, और लय जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक क्या होती है? पहली एक होती है स्वच्छंद लय, जैसे अभी यही देख लीजिए, ये क्या है?
ये क्या करती है, उतार चढ़ाव के प्रदर्शित करती है। ये जैसे क्या हुआ, समुद्र की लहरें। समुद्र की लहरें क्या हैं, ये भी हमारी आँखों को लय प्रदान करती हैं। समुद्र की लहरें, समुद्र की लहरें ये भी हमारी आँखों को लय प्रदान करती है। और दूसरा क्या है कि जिसको बोलते हैं नियमित लय। नियमित लय क्या होती है, जैसे आप ट्रेन की पटरी पे आप खड़े हो जाइए और आप सीधे देखिए तो वो भी क्या है, एक लय है जो हमारी आँखों को गतिशीलता दे रही है। ये भी एक लय है। लय जो होता है, लय प्राप्ति करने के हमने कई कारक बताए थे। कौन कौन से होते हैं, एक आकार की पुनरावृत्ति होती है, नियमानुसार वृद्धि होती है कि आकार के इस तरीके से अगर आपको लय देना है तो कोई भी आकार दीजिए, जैसे इस तरीके से ऐसे 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 ये दीजिए तो ये क्या है, इससे क्या है, ये भी एक लय दे रहा है। उसके बाद क्या है, नियमानुसार वृद्धि। कोई भी चीज़ आप रखिए, पहले छोटी रखिए, फिर उससे बड़ी रखिए, उससे बड़ी रखिए, ये ऐसे करते जाइए तो ये भी क्या है, ये भी हमारी आंखों को लय दे रहा है। अभी आप सजावट कर रहे हैं तो आप कोई भी बुके रख दीजिए, बिल्कुल सामने रख दीजिए, फिर जो भी आपको चीज़ें सजानी है वो बिल्कुल पीछे रख दीजिए। तो क्या है, जो पीछे वाली चीज़ें हैं, जो छोटी चीज़ें हैं वो पीछे हो जाएंगी, तो इससे क्या है, वह दिखाई नहीं देंगी। अभी देखिए कि अभी स्कूल में देखिए तो क्या होता है कि बच्चों को जब प्रेयर करने के किसी चीज़ के लिए लाइन खड़ी की जाती है, बच्चों की लाइन लगाई जाती है, तो उसमें क्या रहता है, पहले छोटे बच्चे खड़े किए जाते हैं, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, इस तरीके से। तो वो भी क्या है, वो हमारी आँखों को गतिशीलता देती है कि जैसे बाहर मतलब जो भी टीचर या जो भी स्टूडेंट अगर सामने से देखें तो सारे बच्चे दिखें। तो अगर सबसे बड़े बच्चे को आगे खड़ा कर दिया जाएगा तो क्या है, ये आँखों को गतिशीलता नहीं देगी। जो आगे वाले बच्चे होंगे वही दिखाई देंगे और पीछे वाले बच्चे नहीं दिखाई देंगे। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि पहले हम छोटे आकार को रखते हैं आगे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, इस तरीके से हम रखते जाएंगे। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं कि नियमानुसार लय। क्या बोलेंगे, नियमानुसार लय बोलेंगे। उसके बाद हमने क्या देखा था कि विरोधी रेखा लय। जैसे आप कोई सजावट कर रहे हैं, यही देख लीजिए कि अगर आप साड़ी में ही कोई सजावट कर रहे हैं तो पहले क्या है, कोई आप इस तरीके से आप बॉर्डर बनाइए, या तो ऐसे इस तरीके ये फूल बना लीजिए, ठीक। फिर कोई दूसरा फूल बना दीजिए, फिर कोई दूसरा फूल बना दीजिए, मतलब इसमें कोई लय हो ही ना। तो ये क्या है, ये क्या है, हमारी आँखों को गतिशीलता नहीं देगा। फिर विकर्ण है। विकर्ण है मतलब केंद्र के चारों तरफ समान मतलब लय हो, समान मतलब भाव उत्पन्न करे, वही क्या कहलाता है, विकर्ण होता है। और उसके बाद हमने क्या देखा कि समान बहाव, मतलब चारों तरफ एक बराबर का बहाव हो, वही क्या कहलाता है, लय कहलाता है। तो हमने क्या है, निरंतर रेखा। निरंतर रेखा जो होती है वो भी क्या है, लय देती है। निरंतर रेखा ये भी लय प्रदान करती है। तो इस तरीके से हमने लय के कई प्रकार पढ़े। अब हम देखेंगे क्या, डिजाइन के सिद्धांत। डिजाइन के सिद्धांत में हमने ये लय को देखा। उसके बाद क्या है, फिर लास्ट नंबर क्या था, दबाव या बल। मतलब कोई भी चीज़ें हैं, अब केंद्र में ये इसको रख दीजिए और उसके एक किनारे आप बहुत बड़ा फूल रख दीजिए, उसके किनारे छोटा सा फूल रख दीजिए। मतलब जो भी केंद्र में जो चीज़ें रखी जा रही हैं। और हमने सजावट में ये चीज़ें बताई भी थी। कोई अगर विशिष्ट फूल है तो उसको कहाँ रखेंगे, कोई अगर विशिष्ट फूल है तो उसे क्या कहा जाएगा, केंद्र में रखा जाएगा। तो यही क्या है, दबाव और बल। मतलब जिस चीज़ों को प्रमुख रूप से दिखाना होगा, जिस चीज़ों को प्रमुख रूप से दिखाना होगा उस पर दबाव दिया जाएगा। उसको मतलब अलग से ही कुछ डेकोरेट करके दिखाया जाएगा कि हाँ, सबकी नज़र उस पर, सबकी दृष्टि उस पर जाए। और हमने क्या पढ़ा था, प्रकाश के बारे में पढ़ा था कि प्रकाश कई प्रकार के होते हैं, उसके स्रोत कई होते हैं। बल्ब के बारे में कई प्रकार के हमने बल्ब पढ़े थे, CFL पढ़ा था, इन सब का फुल फॉर्म पढ़ा था। तो ये पिछली क्लास में हम लोगों ने ये पूरी चीज़ समझे थे। आज हम लोग क्या देखेंगे, रंग के बारे में देखेंगे कि रंग क्या होता है। रंग क्या होता है इसके बारे में देखते हैं कि कलर किसको क्या बोलते हैं। कलर बोलते हैं। कलर क्या होता है, रंग कितने प्रकार के होते हैं, ये 7 होते हैं। ये क्या होती है, ये हमारी आँखों को, ये अभी आप मतलब आप देखिए रंग अपने आसपास देखिए तो आपको बहुत से कलर दिखेंगे। मतलब बिना रंग के कोई सजावट नहीं हो सकती है। और अगर आप मतलब कलर के बगैर आप अगर ब्लैक देखिए, काले रंग देखिए, काला है, सफ़ेद है, मतलब सब चीज़ें हैं। अगर लाइट प्रकाश के बगैर अगर लाइट ऑफ कर दी जाए, मतलब अभी रूम में आपको बिल्कुल भी प्रकाश ना मिले, प्रकाश का कोई वहाँ पर स्रोत ना हो, तो क्या है, क्या आपको कोई कलर मिले, कोई कलर दिखाई देगा नहीं। तो यही क्या है, रंग। रंग क्या होता है इसके बारे में देखते हैं।
ये क्या होता है कि प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विबग्योर। विबग्योर क्या होता है? इसको देखते हैं। ये इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये विबग्योर होता है। ये किसके रंग है? इंद्रधनुष के रंग है। कौन कौन से होते हैं इसको देखते हैं। ये अगर पूछ लिया जाए ये कौन सा रंग है? वॉलेट है, फिर इंडिगो है, फिर क्या है? ब्लू है, फिर क्या है? ग्रीन है, फिर येलो, फिर ऑरेंज और क्या है? रेड है। तो इतने प्रकार के रंग हो गए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रकाश के कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। और ये रेड जो लाल रंग है इसको बोलते हैं लाल रंग। और अगर पूछ लिया जाए कि सबसे बीच में कौन सा रंग होता है तो आप कौन सा रंग बोलेंगे? पूछ लिया जाए कि इंद्रधनुष के सबसे बीच में कौन सा रंग होता है तो क्या होता है? ग्रीन होता है। क्या होता है? ग्रीन कलर होता है। ठीक, उसके बाद क्या? और अगर पूछ लेते हैं यहीं से कितने क्वेश्चन बनते हैं देखिए। पूछा मतलब इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं तो आप बोलेंगे 7। कौन कौन से रंग होते हैं तो ये आपको बता दिए। विबग्योर ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म यही होता है कि वॉलेट और इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक, अगर पूछ लिया जाए सबसे ऊपर रंग कौन सा होता है तो आप बताएंगे कि रेड। अगर पूछ लिया जाए सबसे नीचे रंग कौन सा होता है तो आप बताएंगे वॉलेट। अगर पूछ लिया जाए कि बीच में कौन सा कलर होता है तो आप कहेंगे ग्रीन। तो इतने प्रकार के रंग हो गए। कितने हो गए? 7 हो गए। और हम देखते हैं कि अगर ये क्या हो गया? ये मध्यस्थ रंग है। क्या है? मध्यस्थ रंग। और ये क्या हो गया? ये सबसे ऊपर हो गया, ऊपर हो गया। और ये नीचे। ठीक, और अब हम देखेंगे कि ये देखिए पॉइंट करके आप लोग नोट कर सकते हैं। कोई भी वस्तु अगर हमें काली दिखाई दे रही है, कोई भी वस्तु अगर हमें काली दिखाई दे रही है, मतलब एक तरीके से समझते हैं कि क्या अगर हमको ये चीज़ दिखाई दे रही है, इस पर प्रकाश पड़ रहा है, मतलब क्या मेरी आँखों पे प्रकाश पड़ रहा है तब ये दिखाई दे रही है? नहीं, प्रकाश जो होता है वह उस वस्तु पर पड़ता है, वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों में जाता है, जिससे हम क्या करते हैं कि उस चीज़ों को, उस वस्तु को देख पाते हैं। तो क्या होता है कि कोई भी वस्तु हमें काली दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि उस वस्तु ने 7 रंग को अवशोषित कर लिया है, शोषित कर लिया है। तो हमने क्या कहा कि अगर कोई भी वस्तु काली दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि प्रकाश ने जो उस वस्तु ने 7 रंग को अवशोषित कर लिया है। और अगर कोई वस्तु हमें सफ़ेद दिखाई दे रही है या कोई वस्तु अगर हमें सिर्फ कोई एक कलर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको समझते हैं कि कोई वस्तु अगर सफ़ेद दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि उस वस्तु ने 7 रंग को परावर्तित कर दिया है। उस वस्तु ने 7 रंग को परावर्तित कर दिया
है। तो हमने देखा कि कोई वस्तु अगर हमें काली दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि उस वस्तु ने सातों रंग को क्या कर दिया है, अवशोषित कर लिया है। अगर वहीं पर कोई वस्तु हमें सफ़ेद दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि उस वस्तु ने सातों रंग को क्या कर दिया, परावर्तित कर दिया। अब हम देखते हैं कि अगर कोई एक कलर हमको दिखाई दे रहा है, कोई भी एक रंग दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है उस वस्तु ने प्रकाश के 6 रंग को परावर्तित कर दिया। उस वस्तु ने प्रकाश के 6 रंग को परावर्तित कर दिया। ठीक, तो हमने क्या देखा, एक एक करके फिर से हम लोग समझेंगे कि रंग क्या है। इसके बारे में देखते हैं कि अगर प्रकाश नहीं है तो हमें क्या है, रंग नहीं दिखाई देगा। अगर प्रकाश के जो भी स्रोत हैं उसको लाइट वगैरह सब, प्रकाश खिड़की वगैरह सब बंद कर दिया जाए, बिल्कुल अंधेरा हो जाए, तो हमें क्या है, हमें क्या कोई रंग दिखेगा नहीं। तो क्या है कि अगर और रंग कितने, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 होते हैं। कौन कौन से, विबग्योर। सबसे ऊपर कौन सा होता है, लाल होता है। सबसे नीचे कौन सा होता है, वॉयलेट होता है। और बीच में कौन सा होता है, ग्रीन होता है। तो हम देखेंगे उसके बाद कि अगर हमें कोई वस्तु काली दिखाई दे रही तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई वस्तु हमें काली दिखाई दे रही है इसका मतलब है कि उस वस्तु ने सातों रंग को क्या कर लिया है, उसको क्या कर लिया है, अवशोषित कर लिया है। अगर वहीं पर कोई वस्तु हमें सफ़ेद दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि उस वस्तु ने सातों रंग को क्या कर लिया है, परावर्तित कर दिया है। फिर कोई भी एक रंग दिखाई दे रहा है, जैसे ये आप समझ लीजिए कि सिर्फ ये अगर कोई भी रंग ना दिखे और ये रेड दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वस्तु ने प्रकाश के 6 रंग को परावर्तित कर दिया और वह एक रंग दिखाई दे रहा है। ठीक, कि रंग का, कलर का महत्व क्या होता है। हमारे जीवन में कलर का बहुत ही महत्व होता है। उसके बगैर जीवन, मतलब अगर आप देखिए कि कहीं पूजा पाठ में कोई पहना, मतलब अलग अलग महत्व होता है। और रंग को पूजा वगैरह है तो सब लोग कहेंगे रेड पहन लो, ये पहन लो, उस मतलब एक अलग ही उसको महत्व दे दिया गया है। अगर ये भी देखिए कि कमरा अगर बहुत बड़ा है, मतलब कमरा अगर बहुत बड़ा है और बहुत प्रकाश है उसमें, और आपको थोड़ा सा उसमें अंधेरा दिखाना है तो आप क्या, कौन से कलर का यूज़ करेंगे। तो उसमें क्या होता है, डार्क कलर का यूज़ किया जाएगा। उसको थोड़ा सा उसके प्रकाश को कम करने के लिए क्या किया जाएगा, डार्क कलर का यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर हम ये जाने कि कमरा जो है कोई बहुत छोटा है और उसको बड़ा दिखाना है तो उसमें किस कलर का यूज़ किया जाएगा, और उसमें बहुत अंधेरा है तो कैसे कलर का यूज़ करेंगे, उसमें लाइट कलर का यूज़ करेंगे। तो क्या है, रंग का महत्व है। रंग हमारे विचारों को, मनोभावों को बदल देता है। रंग हमारे, और रंग का इतना महत्व है कि वह किसी चीज़ को छोटा, किसी चीज़ को बड़ा दिखाने में मदद करता है। मतलब कहीं कोई चीज़ छोटी है तो उसको बड़ा दिखा देगा और कहीं बड़ा है तो वह छोटा दिखा देगा। रंग का ये महत्व है। और क्या महत्व है कि वह जहाँ अंधेरा होगा वहाँ उजाला वो मतलब दिखा सकता है, और अगर उजाला है तो थोड़ा बहुत अंधेरा ला सकता है। तो हम रंग का क्या पढ़ेंगे, महत्व पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, महत्व। पहला क्या है, सुंदरता। कलर की इसमें क्या है, यह रंग जो है ये सुंदरता को बढ़ाता है। मतलब कोई भी चीज़ है उसको सजावट करने के लिए, उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए रंग का विशेष महत्व है। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है, अभिव्यक्ति। रंग का हमारे जीवन में ये अभिव्यक्ति पर भी बहुत प्रभाव डालता है। तीसरा क्या है, यह किसी चीज़ को क्या करता है, तीसरा क्या है,
या व्यक्तित्व को निखारने में, व्यक्तित्व को निखारने में। तो ये क्या करता है, रंग व्यक्तित्व को निखारता है। और चौथा क्या है कि किसी चीज़ को छोटा या बड़ा दिखाने में इसका महत्व है। मतलब किसी भी चीज़ को या क्या कहेंगे, रोशनी का आभास घटाने या बढ़ाने में, रोशनी का आभास घटाने या बढ़ाने में। तो रंग क्या करता है कि रोशनी का आभास घटाने या बढ़ाने में, जैसा कि हमने आपको बताया कि कोई रूम अगर छोटा है उसको बड़ा दिखाना होगा तो आप क्या करेंगे, उसमें लाइट कलर का यूज़ करेंगे। अगर हल्के कलर का यूज़ किया जाएगा तो उस रूम में उजाला दिखने लगेगा। और अगर वही रूम बड़ा है और उसको आपको थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा खिड़की वगैरह है, बहुत उजाला है और उसको थोड़ा छोटा दिखाना होगा और या अंधेरा दिखाना होगा तो उसमें क्या करेंगे, आप डार्क कलर का यूज़ करेंगे। ठीक। और रंग में अभी ये देखेंगे कि शयन कक्ष में कैसा लगाते हैं और मतलब और स्टडी रूम में किस कलर का यूज़ करते हैं। मतलब कलर जो है ये बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो हम देखेंगे कि रोशनी का आभास घटाने या बढ़ाने में रंग का महत्व है। और क्या, व्यक्तित्व को निखारने में है। और क्या, मनोभावों पर प्रभाव डालता है, ये कैसे डालता है कि इसको देखते हैं कि रंग जो है, अभी कोई व्यक्ति है और वह अगर रेड कलर पहन लिया या तो ब्लैक कलर पहन लिया तो ये क्या है, वह मतलब अगर वो रेड वगैरह पहना है तो उसका मतलब वो मतलब व्यक्ति पे ऊपर ये प्रभाव पड़ता है कि हाँ वह अगर पूजा में ये ब्लैक कलर पहन लिया तो ऐसी व्यक्ति मतलब सोच होती है कि नहीं, पूजा पाठ में ब्लैक कलर पहना नहीं जाता है। कौन सा कलर पहना जाता है, तो रेड कलर पहना जाता है, येलो मतलब ये क्या करता है, मनोभावों पर, हमारे विचारों पर प्रभाव डालता है। कौन कि रंग जो होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो मनोभाव पर प्रभाव डालता है, कुछ रंग जो होते हैं वो आंखों में चुभने वाले होते हैं और कुछ रंग जो होते हैं वह शांति वाले होते हैं। जैसे अभी आप रंग कलर स्कीम में पूरा पढ़ेंगे कि अगर पूछेंगे कि जो होता है कौन सा रंग, ये येलो कलर कैसा होता है, रेड कलर कैसा होता है, पर्पल कैसा होता है, मतलब इसमें पूरा कौन सा रंग उत्तेजित होता है, कौन सा रंग ठंडा होता है, कौन सा रंग गर्म होता है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत से कलर को पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, ये मनोभावों पर प्रभाव डालता है। कुछ रंग क्या करते हैं कि आंखों में चुभने वाले होते हैं और कुछ रंग जो होते हैं वह आंखों में चुभने वाले नहीं होते हैं। और अब हम देखेंगे कि स्थान को घटाने, ये हमने देखा रोशनी का आभास घटाने बढ़ाने में, स्थान को घटाने बढ़ाने में। तो ये क्या होता है कि अगर कोई, हमने अभी आपको फिर समझाया, फिर हम बता रहे हैं, कोई रूम अगर बड़ा है तो उसको छोटा या बड़ा दिखाने में ये रंग का महत्व होता है। तो रंग का महत्व हमने देखा, सुंदरता, अभिव्यक्ति, व्यक्तित्व को निखारने में, रोशनी के आभास को घटाने या बढ़ाने में, मनोभावों पर प्रभाव डालते हैं, स्थान को घटाने या बढ़ाने में रंग का बहुत महत्व होता है। अब हम चलते हैं कि कलर स्कीम के बारे में देखते हैं कि कलर स्कीम कैसे होती है। इसको किसने बताया, प्रांग ने और किसने, प्रांग ने और मुंसिल का पढ़ेंगे तो मुंसिल ने बहुत इजी दिया हुआ है, लेकिन प्रांग का पढ़ेंगे तो दिमाग बिल्कुल हिल जाता है इसको पढ़ने में, क्योंकि ये बहुत टफ है और इतना कंफ्यूज हो जाते हैं पढ़ने में। तो लेकिन इसको एक एक करके पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में, समझने में आसानी होगी। तो हम देखेंगे कि रंग के आयाम कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से रंग के आयाम कितने होते हैं, 3 होते हैं। ये क्या होता है, पहला क्या होता है, ह्यू। पहला होता है ह्यू, फिर वैल्यू, फिर क्या होता है, क्रोम। अब ह्यू क्या होता है, ये रंग का नाम होता है। और ये क्या होता है कि वैल्यू क्या होता है, ये क्या बताता है, हल्केपन
हल्केपन और गहरेपन को ये बताता है। और क्रोम क्या होता है इसको देखते हैं, ये तीव्रता को और मंदता को बताता है, तीव्रता और मंदता को बताता है। ठीक, तो हमने देखा ह्यू क्या होता है, ये रंग का नाम होता है। वैल्यू जो होता है ये हल्केपन और गहरेपन को बताता है। क्रोम क्या होता है, ये तीव्रता और मंदता को बताता है। तो रंग का जो नाम होता है इसको देखते हैं, रंग का नाम क्या है कि ये हरा रंग, हरा ह्यू। ठीक, हरा ह्यू, या बोल दीजिए रेड। मतलब रंग जो होता है यह रंग का नाम होता है कि जिसको बोलते हैं ह्यू। और हल्केपन और गहरेपन को क्या बताता है, कोई भी चीज़ है उसको वैल्यू जो होती है वह उसके गहरेपन और हल्केपन को बताता है कि जो डार्क हो जाए और हल्का हो जाए। और तीव्रता क्या होती है इसको देखते हैं, जो वैल्यू होती है ये हल्केपन और गहरेपन को बताता है। इसी में 3 चीज़ें आती हैं। क्या आती हैं, इसी में 3 चीज़ें आती हैं, 3 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, एक क्या होता है कि टिंट, टिंट होता है। दूसरा क्या होता है, टोन, क्या होता है, टोन। और तीसरा क्या होता है, शेड। ठीक, ये क्या होता है, किसी भी रंग में, किसी भी रंग में वाइट कलर मिला दिया जाए या सफ़ेद रंग मिला दिया जाए, मिला दिया जाए तो आपका ह्यू धीरे धीरे हल्का होता जाएगा। ठीक, तो क्या है टिंट, किसी भी रंग में सफ़ेद रंग मिला दिया जाए तो आपका जो ह्यू है वह ये क्या है, वैल्यू जो होता है ये हल्केपन और गहरेपन को दिखाता है। तो किसी भी रंग में अगर सफ़ेद रंग मिला दिया जाए तो आपका ह्यू जो धीरे धीरे हल्का होता जाएगा। अब इसी जगह पे देखते हैं टोन क्या होता है, किसी भी रंग में ग्रे कलर मिला दें तो टोन बनता है। क्या बनता है, टोन बनता है। तो हमने क्या देखा कि टोन क्या है, किसी भी रंग में ग्रे कलर मिला दें तो क्या बनता है, टोन बनता है। तो एक बार हम देखते हैं रंग के आयाम। रंग के आयाम 3 होते हैं। कौन कौन से, ह्यू, वैल्यू, क्रोम। और ह्यू क्या होता है, यह रंग का नाम होता है। और वैल्यू क्या होता है, यह हल्केपन और गहरेपन को दिखाता है। वैल्यू में जो होती हैं वो 3 चीज़ें होती हैं, 3 होते हैं। इसके 3 चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी, टिंट, टोन और शेड। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। पूछ लिया जाए किसी भी रंग में ग्रे कलर मिला दिया जाए तो क्या बनता है, तो टोन बनता है। क्या बनता है, टोन बनता है। और अगर किसी भी रंग में सफ़ेद रंग मिला दिया जाएगा तो क्या बनेगा, टिंट बनेगा। अब शेड में क्या देखेंगे, किसी भी रंग में ब्लैक कलर मिला दें तो शेड बनेगा। ठीक, हमने देखा कि किसी भी रंग में अगर सफ़ेद रंग मिला दिया जाए तो टिंट बनता है, और किसी भी रंग में ग्रे कलर मिला दिया जाए तो टोन बनता है, और किसी भी रंग में अगर ब्लैक कलर मिला दें तो शेड बनता है। ठीक, तो अगर आप जैसे कोई कलर है, आप रेड कलर ले लीजिए, रेड कलर। ठीक, और इसमें क्या है कि आप सफ़ेद रंग मिलाते जाइए, थोड़ा मिलाइए तो वो क्या होगा, जो डार्क रेड होगा उससे हल्का होगा। फिर और थोड़ा और ज़्यादा मिला दीजिए तो वह जो दूसरा बना था उससे भी हल्का हो जाएगा। इसी तरीके से यह बनता जाएगा। तो किसी भी रंग को हल्का करने के लिए क्या मिलाया जाएगा, सफ़ेद रंग मिलाया जाएगा। और किसी भी रंग में ग्रे कलर मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, टोन बनेगा। और ब्लैक मिला दिया जाएगा तो शेड बनेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि रंग के आयाम कौन कौन से होते हैं, कि ह्यू क्या होता है, ये रंग का नाम होता है। और वैल्यू, और क्या, जो कि क्या बताता है, यह हल्केपन और गहरेपन को बताता है। और क्रोम हमने देखा कि जो तीव्रता और मंदता को बताता है।
क्या है, किसी भी रंग में उसके क्रोमा क्या है, किसी भी रंग में उसके सामने के रंग को मिलाने से उसकी चमक या मंदता को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो हमने क्या देखा कि हमने पहले पढ़ा ह्यू, ये क्या होता है, रंग का नाम होता है। वैल्यू हमने देखा, वैल्यू हल्केपन और गहरेपन को दर्शाता है। और क्रोमा होता है तीव्रता और मंदता को दर्शाता है। किसी भी रंग में उसके सामने के रंग को मिलाने से उसकी चमक या मंदता को कम या ज़्यादा किया जाता है। अभी हम इसको पूरा कलर स्कीम पढ़ाएंगे, जो इसका व्हील बनाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कौन से रंग में क्या मिलाया जाता है। तो क्रोमा क्या होता है, तीव्रता और मंदता को दर्शाता है। और वैल्यू जो होती है, इसमें 3 होते हैं, 3 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी, टिंट, टोन और शेड। तो हमने क्या बताया था कि इसमें क्या होता है, इसमें कौन सा वाइट कलर मिलाया जाता है, किसमें वाइट, और इसमें ग्रे कलर, और इसमें क्या होता है, ब्लैक कलर मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, ब्लैक कलर मिलाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि टिंट, टोन और शेड क्या होता है, इसके बारे में हमने जाना कि अगर टिंट मिलाएंगे तो किसी भी रंग को हल्का कर सकते हैं, और शेड होता है तो उसके लिए ब्लैक कलर मिलाएंगे। तो ये क्या हो गया, रंग के 3 आयाम हो गए। हमने क्या देखा कि रंग जो होता है, एक बार फिर से समझते हैं कि रंग के महत्व बहुत होते हैं। क्या करता है कि रंग जो होता है यह सुंदरता को बढ़ाता है, यह अभिव्यक्ति को बढ़ाता है, और क्या हमारे मनोवृत्तियों पर, हमारे मनोभाव पर प्रभाव डालता है। यह किसी चीज़ को छोटा या बड़ा दिखा सकता है, या किसी चीज़ को, कोई भी चीज़ है उसको उसमें प्रकाश या अंधेरापन ला सकता है। तो रंग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। और हमने उसके बाद क्या देखा कि रंग के आयाम कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से रंग के आयाम होते हैं, ह्यू होता है, और क्या होता है, ह्यू, और 3 आयाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ह्यू, वैल्यू, और क्या होता है, ह्यू, वैल्यू, और तीसरा क्रोमा। 3 चीज़ें होती हैं, ह्यू, वैल्यू, क्रोमा, ये 3 आयाम होते हैं रंग के। उसके बाद हमने देखा वैल्यू जो होती है वह 3 होती हैं, इसमें 3 चीज़ें आती हैं, टिंट, टोन और शेड। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कि रंग के सिद्धांत। पहले ये देखेंगे कि ये किसने दिया है रंग, ये प्रांग प्रणाली, और दूसरा क्या देखेंगे, मुंसेल प्रणाली। ठीक, पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रांग प्रणाली को पढ़ेंगे, उसके बाद मुंसेल प्रणाली को पढ़ेंगे। तो प्रांग प्रणाली जो होते हैं, ये रंगों के कितने होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं। कितने होते हैं, प्रांग के अनुसार रंगों के 3 डायमेंशन होते हैं, जिसको हमने प्रांग के अनुसार रंगों के 3 डायमेंशन होते हैं। कौन कौन से 3 आयाम होते हैं, इसको हमने बताया, ह्यू, वैल्यू और क्रोमा। तो ये क्या है, ये प्रांग के अनुसार थे। किसके अनुसार, प्रांग के अनुसार रंगों के क्या होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं, और ह्यू, वैल्यू और क्रोमा। तो ये प्रांग के अनुसार हो गए। और उसके बाद पढ़ेंगे कि प्रांग के अनुसार रंगों के वर्गीकरण। प्रांग के अनुसार रंगों का वर्गीकरण। प्रांग के अनुसार रंगों का वर्गीकरण क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे कि पहला क्या है, प्राथमिक रंग है,
क्या है? प्राथमिक रंग। दूसरा क्या है? द्वितीयक रंग। और ये क्या होते हैं? ये कितने होते हैं वर्गीकरण? 5 होते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा होता है मध्यवर्ती रंग। चौथा क्या है? तीसरा क्या है? मध्यवर्ती रंग। चौथा क्या है? तृतीय श्रेणी रंग। तृतीय श्रेणी रंग। और पांचवा क्या है? पांचवा होता है चतुर्थ श्रेणी रंग। चतुर्थ श्रेणी रंग। तो ये कितने हो गए? प्रांग के अनुसार रंगों का वर्गीकरण जो होता है ये 5 होता है। कौन कौन सा? प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, मध्यवर्ती रंग, तृतीय श्रेणी रंग और चतुर्थ श्रेणी रंग। ये 5 प्रकार के हो गए। अब हम एक एक करके देखेंगे प्राथमिक रंग इन्होंने कितने बताए हैं। तो हमने देखा कि प्रांग के अनुसार रंगों के वर्गीकरण कितने हुए? 5 हुए। कितने हुए? 5 हुए। पहला क्या था? प्राथमिक रंग था। दूसरा क्या था? द्वितीयक रंग था। तीसरा जो है, तीसरे नंबर पे तृतीयक रंग नहीं है। क्या है? मध्यवर्ती रंग है। क्या है? मध्यवर्ती रंग। फिर ये 3 हो गए। पहला प्राथमिक रंग, दूसरा द्वितीयक रंग, फिर तीसरा हो गया मध्यवर्ती रंग, फिर चौथा क्या हो गया? तृतीय श्रेणी का रंग, फिर उसके बाद क्या हो गया? चतुर्थ श्रेणी का रंग। ये 5 प्रकार के क्या हो गए? रंग के सिद्धांत में प्रांग प्रणाली के अनुसार 5 प्रकार के इन्होंने वर्गीकरण किए हैं। 5 प्रकार में इसको बांटा है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि प्राथमिक रंग क्या होते हैं। प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग ये किसके अनुसार है? प्रांग के अनुसार। प्रांग प्रणाली। ठीक। अब प्राथमिक रंग कौन कौन से हो गए इसको देते हैं। ये कौन कौन से हो गए? पहला लाल, पीला, लाल पीला नीला। कितने? लाल पीला नीला। ये क्या है? प्राथमिक रंग है। क्या है? लाल पीला नीला है। कोई भी रंग मिलाकर ये इन तीनों रंगों को नहीं प्राप्त किया सकता है। क्या है? कोई भी रंग मिलाकर, कोई भी रंग मिलाकर इन तीनों रंग को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये रंग क्या होते हैं? ये रंग स्वतंत्र होते हैं। ये रंग क्या होते हैं? ये रंग स्वतंत्र होते हैं। तो हमने देखा प्राथमिक रंग में कि प्रांग प्रणाली के अनुसार प्राथमिक रंग में क्या होता है? कौन कौन से होते हैं? लाल पीला नीला है। और कोई भी रंग मिलाकर इन तीनों रंगों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये रंग क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। इस तरीके से देखिए, ये बनाते चलिए एक तरीके से। क्या है? RBY। ये क्या है? RBY मतलब रेड और ब्लू। RBY। इसको आप बनाते चलेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो क्या है कि कोई भी रंग मिलाकर इन तीनों रंगों को नहीं प्राप्त किया सकता है। ये रंग क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। और इन्होंने प्रांग के अनुसार ये 3 होते हैं प्राथमिक रंग। और वहीं पर मुंसेल के अनुसार देखेंगे तो कितने रहेंगे? 5 रहेंगे। तो इसीलिए आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। प्रांग ने 3 प्रकार के प्राथमिक रंग बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? कि रेड, ब्लू, येलो, RBY। अब हम देखेंगे कि द्वितीयक रंग। यहाँ पर हम बना दे रहे हैं।
ठीक। और द्वितीयक रंग, प्राथमिक रंग के दो कलर को मिलाकर क्या बनता है? द्वितीयक रंग बनता है। प्राथमिक रंग के दो कलर को मिलाकर द्वितीयक रंग बनता है। ठीक है, तो प्राथमिक रंग के दो रंगों को मिलाकर क्या होता है? द्वितीयक रंग बनता है। अब हम इसको देखेंगे, ये ऐसे बना हुआ है। ठीक, ये क्या हो गया? ये जो थे ये तीनों प्राथमिक रंग थे, जिसको बोलते हैं RBY। ठीक, तो ये क्या हो गए? ये तीनों कौन से रंग हो गए? द्वितीयक रंग हो गए। कौन कौन से? ऑरेंज, ग्रीन और पर्पल। तीन हो गए। कौन कौन से? मतलब नारंगी, हरा और बैगनी। नारंगी, हरा, बैगनी। ये क्या था? लाल और नीला और पीला। तो हमने देखा प्राथमिक रंग कितने होते हैं प्रांग के अनुसार। पहले प्राथमिक रंग प्रांग के अनुसार कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? लाल, पीला, नीला। कितने होते हैं? लाल, पीला, नीला है। और उसके बाद क्या है कि प्राथमिक रंग जो होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं, किसी भी रंग को मिलाकर इन्हें नहीं प्राप्त किया सकता है। और उसके बाद क्या होता है? द्वितीयक रंग, प्राथमिक रंग के दो कलर को मिलाकर क्या होता है? द्वितीयक रंग बनता है, जिसको क्या बोलेंगे? ये क्या होता है? बैगनी, हरा और नारंगी। अब हम देखेंगे कि तृतीयक रंग नहीं है, मध्यस्थ रंग है। क्या है? मध्यस्थ रंग। ये यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि ये देखिए, ये जो है ये प्राथमिक है। ठीक, और ये क्या है? इस कलर से द्वितीयक लिखा है। अब हम क्या देखेंगे? मध्यस्थ रंग। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? जब एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग को आपस में मिला दिया जाए तो जो रंग का निर्माण होता है वह क्या कहलाता है? तो जो रंग बने उसे मध्यवर्ती रंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती रंग बोलते हैं। जैसे कि क्या बोलेंगे? अब अगर क्या है ये येलो क्या है? येलो प्राथमिक रंग है। और ये ऑरेंज क्या है? ये द्वितीयक रंग है। इन दोनों रंगों को मिला दिया जाएगा तो क्या बनेगा? नारंगी पीला। नारंगी पीला क्या बनेगा? नारंगी पीला। और अगर ये क्या है? द्वितीयक रंग है। और ये क्या है? लाल, मतलब ये जो ऑरेंज जो होता है, नारंगी जो है ये द्वितीयक रंग है। और ये क्या है? रेड वाला जो है ये लाल रंग है। इन दोनों रंग को मिला दिया जाएगा, क्या बनेगा? कि नारंगी लाल। नारंगी लाल। ठीक। और अगर लाल को और बैगनी को, लाल कौन सा रंग है?
लाल जो होता है ये क्या है, प्राथमिक रंग है। हमने बताया है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, आर है, ये लाल है, नीला है, पीला है। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा कि, और अगर आप लोगों को दिक्कत होगी तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि अगर जहाँ ना समझ में आए। एक बार हम फिर समझाते हैं कि इसमें क्या होते हैं, 3 रंग प्राथमिक होते हैं। किसने बताए हैं ये 3 रंग किसने बताए हैं, प्रांग ने बताए हैं। कौन कौन से, कि लाल, नीला, पीला। तो लाल हो गया, नीला हो गया और पीला हो गया, ठीक। और हमने क्या कहा कि ये रंग जो होते हैं वह स्वतंत्र होते हैं, किसी रंग को मिलाकर नहीं बनते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या कहा कि द्वितीयक रंग क्या होता है, द्वितीयक रंग 2 प्राथमिक रंगों को मिलाकर द्वितीयक रंग का निर्माण होता है। तो द्वितीयक रंग क्या हो गए कि ऑरेंज हो गए, ग्रीन हो गए, पर्पल हो गया, यानी नारंगी, हरा, बैंगनी, ये तृतीयक रंग हो गया, ठीक। फिर हमने मध्यवर्ती रंग को क्या बताया, जब एक प्राथमिक, ये क्या हो गया, एक प्राथमिक एक द्वितीयक को मिला दिया जाएगा तो इससे बनने वाला रंग क्या होगा, मध्यवर्ती रंग होगा। तो हमने क्या किया कि येलो को मिला दिया और ऑरेंज को मिला दिया, तो ये क्या बना कि नारंगी पीला बन गया। फिर हमने क्या किया, नारंगी को मिला दिया और लाल को मिला दिया, तो नारंगी लाल बन गया। अब हम लाल को मिला देंगे, बैंगनी को मिला देंगे, तो लाल बैंगनी हो जाएगा, लाल बैंगनी हो जाएगा। अगर हम लोग चाहें, क्या लाल और नीला को मिला सकते हैं, लाल और नीला को नहीं मिलाया जा सकता। क्यों नहीं मिलाया जा सकता, क्योंकि लाल भी प्राथमिक रंग है और नीला भी प्राथमिक रंग है। तो हम लोग किसको लाल नीला को नहीं मिलाएंगे, लाल को मिलाएंगे, बैंगनी को मिलाएंगे, और बैंगनी को मिलाएंगे, नीला को मिलाएंगे, तो बैंगनी नीला बनेगा, बैंगनी नीला। अब हमने इतना समझा, ठीक। अब हम इसको फिर से एक बार बना दे रहे हैं। ये देखिए, ये क्या है, इसको समझते हुए चलिए कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हो गए, 3 हो गए। कौन कौन से, ठीक। ये क्या हो गए, प्रांग ने बताए प्राथमिक रंग 3 होते हैं, लाल, नीला, पीला, ठीक। ये प्राथमिक रंग हो गए। अब हम द्वितीयक रंग बनाएंगे। ये क्या हो गया, द्वितीयक रंग हो गया। ये कौन से हो गए, इसको देखते हैं। ये क्या हो गया, ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल। ये क्या हो गए, 3 हो गए। तो नारंगी, हरा और बैंगनी, ये 3 क्या हो गए, ये द्वितीयक रंग हो गए। अब उसके बाद हमने जो बनाया वो क्या बना, यहाँ बीच में क्या बना, ये देखिए, यहाँ बीच में OY यानी ऑरेंज येलो बना, यहाँ बीच में OR बना, ऑरेंज लाल बना, यहाँ बीच में RP बना। ये क्या हो गया, रेड पर्पल बना, यहाँ पर्पल ब्लू बना, ठीक। अब यहाँ पर ग्रीन ब्लू बना, ब्लू ग्रीन बना, यहाँ पर YG यानी येलो ग्रीन बना, ठीक। ये क्या हो गए, ये प्राथमिक रंग हुए, ये द्वितीयक रंग हुए, ये प्राथमिक हो गए, ये द्वितीयक हो गए रेड वाले, और ये क्या हो गए, मध्यस्थ रंग हो गए। अब हम पढ़ेंगे तृतीयक रंग। क्या पढ़ेंगे, तृतीयक रंग। ठीक। अब तृतीयक रंग देखते हैं क्या होता है। तृतीयक रंग क्या होते हैं, क्या होता है, जब 2 द्वितीयक रंग आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, तृतीयक रंग बनते हैं। जब 2 द्वितीयक रंग आपस में मिलते हैं तो तृतीयक रंग बनते हैं।
जैसे कि दो द्वितीयक रंग आपस में मिलते हैं, कौन कौन से, कि दो द्वितीयक रंग कौन कौन से हैं, ये ऑरेंज और क्या हो गया, ऑरेंज और हरा हो गया, ठीक, मतलब ग्रीन। तो नारंगी और हरा, नारंगी और हरा, ये क्या हो गए, नारंगी और हरा या हरा और बैगनी, हरा, ठीक। तो हरे और बैगनी को मिलाएंगे तो स्लेटी नीला बनेगा, क्या बनेगा, स्लेटी। और नारंगी और हरा को मिलाएंगे तो धुएं के समान पीला बनेगा, धुएं के समान पीला बनेगा। और उसके बाद नारंगी बैगनी मिलाएंगे, बैगनी मिलाएंगे तो क्या बनेगा कि ईंट जैसा लाल। तो हमने क्या देखा, एक बार फिर से देखिए। प्राथमिक रंग जो प्रांग प्रणाली ने कितने आयाम बताए, 3 बताए, ठीक। उसके बाद हमने 3 आयाम को देखा, कौन कौन से थे, ह्यू था, वैल्यू था और क्रोमा था। फिर उसके बाद वैल्यू में 3 चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी आती हैं, टिंट, टोन, शेड, ठीक, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने देखा कि इन्होंने वर्गीकरण किया रंग का, कौन कौन से वर्गीकरण किए, प्राथमिक किए, द्वितीयक किए, मध्यवर्ती किए, तृतीयक किए और चतुर्थ श्रेणी का किया। प्राथमिक को हमने देखा कि 3 कलर होते हैं जो कि स्वतंत्र होते हैं, जिसे किसी भी 2 रंगों को मिलाकर आपस में बन नहीं सकता है, जैसे कि रेड, ब्लू और येलो, मतलब क्या होता है, लाल, नीला, पीला। तो ये 3 रंग हो गए। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, द्वितीयक रंग कैसे बने, 2 प्राथमिक रंगों को मिलाकर द्वितीयक रंग का निर्माण हुआ। कौन कौन से, जैसे कि हमने लाल और पीला को मिलाया तो क्या बना, नारंगी बन गया। इस तरीके से हमने बनाया तो ये क्या हो गया, नारंगी, हरा और बैगनी, 3 रंग हो गए, क्या द्वितीयक रंग हो गए। अब उसके बाद हमने क्या किया कि मध्यवर्ती रंग बनाया। उसमें क्या हुआ कि 1 प्राथमिक को लिया और क्या किया, 1 द्वितीयक को लिया, 1 प्राथमिक को लिया, 1 द्वितीयक को लिया, तो जिससे क्या हो गया कि यहाँ पर ही देखिए, ये प्राथमिक हो गए, ये द्वितीयक हो गया, तो यहाँ पर ऑरेंज और येलो बन गया, मतलब नारंगी और पीला बन गया। फिर हमने ये क्या हो गया, मध्यवर्ती, 3 हो गए। अब हमने क्या किया, तृतीयक रंग को लिया। तृतीयक रंग में क्या हमने देखा कि जब 2 द्वितीयक रंगों को मिलाकर बनता है, 2 द्वितीयक रंगों को मिलाकर बनता है, तो हमने क्या देखा, द्वितीयक रंग कौन से हैं, नारंगी है, हरा है, और पर्पल बैगनी होता है। तो जब हम क्या करेंगे कि नारंगी और हरा को मिलाएंगे तो क्या बनेगा कि धुएं के समान पीला बनेगा। और जब हम क्या करेंगे कि नारंगी और बैगनी को मिलाएंगे तो कैसा रंग बनेगा, ईंट जैसा लाल रंग बनेगा। फिर हम क्या करेंगे, हरे और बैगनी को मिलाएंगे तो कैसा रंग बनेगा, स्लेटी नीला बनेगा। तो इस तरीके से हमने कहा जब 2 द्वितीयक रंगों को मिलाया जाएगा, जब 1 प्राथमिक 1 द्वितीयक को मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा, मध्यवर्ती रंग बनेगा। क्या बनेगा, मध्यवर्ती रंग बनेगा। लेकिन जब 2 प्राथमिक को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, द्वितीयक बनेगा। और जब दो द्वितीयक रंग को मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा, तृतीयक रंग बनेगा। तो ये 4 हो गए। अब हम देखते हैं चतुर्थ श्रेणी का रंग। चतुर्थ श्रेणी का रंग, चतुर्थ श्रेणी का रंग। इसमें क्या करते हैं कि हम इसमें 2 तृतीयक रंगों को मिलाते हैं, 2 तृतीयक रंग को मिलाते हैं। अब इसको समझते हैं। पहले हमने क्या लिया, प्राथमिक रंग लिया, कौन से कि लाल, पीला, नीला।
फिर हमने क्या किया, और द्वितीयक रंग को लिया। द्वितीयक रंग कैसे बने, जब दो प्राथमिक को मिलाया तो द्वितीयक बना। फिर हमने क्या लिया, मध्यवर्ती रंग लिया। मध्यवर्ती रंग कैसे बने, एक प्राथमिक को लिया और एक द्वितीयक को लिया तो मध्यवर्ती बन गए। अब हमने फिर तृतीयक रंग की श्रेणी बनाई। कैसे बनी, जब हमने क्या किया, दो द्वितीयक रंग को लिया। जब दो द्वितीयक रंग को लिए तो क्या बना कि क्या बन गए, तृतीयक रंग बन गए। अब हम क्या किए, चतुर्थ श्रेणी का रंग बनाए। कैसे बना, इसमें दो तृतीयक रंग को लिया, दो तृतीयक रंग को लिया। जो अभी बना था, क्या बना था इसमें कि ये नारंगी और हरा, मतलब नारंगी हरा, दो तृतीयक रंग को, एक नारंगी हरा ले लिया। उसके बाद फिर क्या लिया, ये एक तृतीयक रंग हो गए। फिर नारंगी और पर्पल को ले लिया, यानी बैगनी, नारंगी और बैगनी को ले लिया। तो इससे क्या हो गया, जब नारंगी, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या हो गए, तृतीयक रंग हो गए। लेकिन इससे बनने वाला रंग क्या था, ये देखिए, इससे बनने वाला रंग क्या था। जब हमने बनाया था तृतीयक रंग, जब हमने क्या कहा कि इसमें से दो तृतीयक रंग को लेंगे, तो जब हमने तृतीयक रंग कैसे बनाया था, तृतीयक रंग, अब हम इसको देखेंगे कि तृतीयक रंग कैसे बनाया था। हमने क्या किया था कि दो द्वितीयक रंग को लिया था, यानी यहाँ पर लिया था ऑरेंज, यानी नारंगी प्लस हरा लिया था। तो ये क्या बना था, धुएं के समान पीला बना था। ठीक, फिर नारंगी बैगनी लिया था, नारंगी प्लस बैगनी। ठीक, तो क्या बना था, ईंट जैसा लाल बना था, ईंट जैसा लाल। ठीक, फिर क्या, हरा बैगनी लिया, हरा बैगनी लिया तो क्या बना, स्लेटी नीला बना, स्लेटी नीला। ठीक, तो हमने अब चतुर्थ श्रेणी का जब रंग बना रहा है तो इसमें क्या है, दो तृतीयक रंग को मिलाते हैं। तृतीयक रंग कौन सा है, धुएं के समान पीला, ईंट जैसा लाल और स्लेटी नीला। मतलब नीला, देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये तीनों प्राथमिक रंग है। तीनों क्या है, तीनों लाल नीला पीला, तीनों प्राथमिक रंग हैं। लेकिन जब आप इसको कलर व्हील में देखेंगे तो ये क्या, थोड़ा थोड़ा अंतर आ गया, सब में आ गया। मतलब ये धुएं के समान पीला हो गया, ये ईंट जैसा लाल हो गया, मतलब लाल ही है लेकिन ईंट जैसा लाल हो गया, स्लेटी नीला हो गया। तो मतलब नीला ही है लेकिन स्लेटी नीला हो गया, पीला ही है लेकिन धुएं के समान पीला हो गया, लाल ही है लेकिन ईंट जैसा लाल हो गया। जब ये तीनों कलर आ गए तो ये कैसे बन गए, तृतीयक रंग बन गए। कैसे बन गए, तृतीयक रंग बन गए। अब हमको, अगर आपको कहा जा रहा है कि चतुर्थ श्रेणी का रंग लीजिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये वाला लाल ले लीजिए, प्राथमिक रंग वाला, क्योंकि ये तीनों प्राथमिक भी तो हैं। तो आप इन तीनों रंग को नहीं लेंगे। कौन से रंग को लेंगे, जो धुएं के समान पीला है, यानी तृतीयक पीला को लेंगे और तृतीयक लाल को लेंगे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, पहले देखेंगे तृतीयक पीला को हमने लिया, फिर प्लस तृतीयक हमने और तृतीयक नीला को लिया, तृतीयक नीला को लिया। तो इससे क्या बन गया, हरा रंग बन गया। क्या बन गया, हरा रंग। फिर क्या किया, तृतीयक लाल को लिया, फिर तृतीयक पीला को लिया, इससे क्या बन गया, नारंगी बन गया। ठीक, तो ये क्या हो गए, पूरे 5 तरीके के हो गए। कौन कौन से चतुर्थ श्रेणी का रंग, एक तरीके से ये प्रांग के अनुसार जो उन्होंने 5 प्रकार के कलर को वर्गीकरण में किया है, कौन कौन से हो गए, पहले प्राथमिक हो गए, द्वितीयक हो गए, मध्यवर्ती हो गए, फिर तृतीयक हो गए, चतुर्थ हो गए। एक बार फिर से सुन लीजिए, प्राथमिक होते हैं ये 3 स्वतंत्र होते हैं, जिसको किसी भी 2 कलर को मिलाकर इन्हें नहीं प्राप्त किया जा सकता। फिर द्वितीयक रंग क्या हो गए, जब 2 प्राथमिक को मिलाया गया तो द्वितीयक रंग का निर्माण हुआ। फिर तृतीयक क्या हो गए कि, फिर मध्यवर्ती क्या हो गए, जब 1 प्राथमिक को लिया गया, 1 द्वितीयक को लिया गया तो क्या हो गया, मध्यवर्ती बना। फिर तृतीयक क्या हो गया कि जब तृतीयक रंग में हमने क्या किया कि जब दो द्वितीयक रंग को मिलाया तो तृतीयक रंग का निर्माण हुआ। और
चतुर्थ श्रेणी का रंग क्या हुआ, जब हम 2 तृतीयक को मिलाए तो क्या हुआ, चतुर्थ श्रेणी का रंग बना। अब हमने पूरा इस तरीके से प्रांग की कलर प्रणाली का जो इन्होंने वर्गीकरण किया है इसको कंप्लीट किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे।